अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो ही हार्मोन्स निकलते हैं। आपको सबसे पहले पता हो कि वो कौन कौन से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के न्यूक्लियाई हैं उनसे वो वाले मेनली निकलते हैं। इसके अलावा उनका फ्लो क्या होता है, इसके लिए आपके पास ना उसके लिए पोर्टल सिस्टम था। इसके लिए हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट होता है। तो ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट का आपसे पूछा जाता है। न्यूरोफाइजेंस का एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके अलावा आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीनल में भी मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है ये वही रीनल में मैंने डायग्राम ये आपको बताई थी गाइडेंस है, तो ये करनी है लाजमी। और ये इसका पूरा का पूरा ना फंक्शन उन्होंने फ्लो चार्ट ये फॉर्म में किया हुआ पेपर में। इसी तरह चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ना नेक्स्ट आ जाता है कि ना इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है, तो वो देख लें। फिर वो मैंने आपको बताया था एक कि ना वो ऑस्मो रिसेप्टर रिफ्लेक्स रीनल में ही बताया था। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर रिफ्लेक्स वही वाला है, तो ये यहाँ से भी याद किया जा सकता है। इसकी लोकेशंस भी मैंने वहाँ पे बताई थी, ये भी याद करनी है आपने। वॉल्यूम ब्लड प्रेशर ना फीडबैक ये आपने सीवीएस में पढ़ा हुआ होता है। अब इसके डिसऑर्डर्स देखें, ये भी मैंने रीनल में बताई थी। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस न्यूरोनेफ्रोजेनिक, यहाँ से कर लो अच्छे से, वहाँ की भी हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉजेज इनकी, सिम्टम्स इनके, और इसके अलावा इनका टेस्ट किस तरह करते हैं इसको, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एडीएच जो है ये हमारा हाँ ये भी हमारा प्रॉफ का सवाल था। और ये ऐसा एडीएच जो है ये भी हमारा प्रॉफ का सवाल था, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तो हमारे यानी निश्तर का था ना, और डायबिटीज़ इंसिपिडस भी, और ये हमारा बायोकेम के अंदर था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये भी रीड कर लेना फॉर कॉन्सेप्ट। ऑक्सीटोसिन के अंदर से ये आपके पास बहुत पूछा जाता है। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क इजेक्शन किस तरह होती है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। पूरा उन्होंने रिफ्लेक्स का बताया हुआ, ये भी सारा का सारा करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ना ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट ऑन यूट्रस भी पूछते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसने लिखी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ तक ये चैप्टर 76 यहाँ से ख़त्म हो गया है। अगर हम बुक से देखें तो ये सारी बातें वही हैं। मैं तो कहता हूँ रीड भी करने की ज़रूरत नहीं, ये टेबल भी मैंने उधर बता दिया, उधर करने की ज़रूरत है वो लाजमी कर लेना। इधर से ये डायग्राम देख लेना, ये डायग्राम देख लेना, ये टेबल भी उधर मैंने बता दी है, वो देख लेना। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ में ना बायोकेम वाले पूछ लेते हैं कि ये हार्मोन्स जो हैं इनमें कौन कितने कितने अमाइनो एसिड्स हैं, इसलिए यहाँ से देख लेना। ग्रोथ हार्मोन जो है वो किस तरह प्रोमोट करती है ग्रोथ को, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ग्रोथ हार्मोन के सेवरल मेटाबॉलिक हेड जो मैंने वहाँ बताया, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हो गया। फैक्टर्स जो से स्टिमुलेट होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डायग्राम भी देख लेना, ये भी वहाँ पर मैंने बताई थी, ये वाली इंपॉर्टेंट है डायग्राम। उसके बाद ये सारी वहाँ पे मैंने वरना यहाँ बहुत थ्योरी लिखी हुई है, इतनी ज़्यादा थ्योरी की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा आपके पास ना ये यहाँ से वही अब नॉर्मेलिटीज़ मैंने वहाँ पे सारी बता दी हैं, वहाँ से कर लोगे तो अच्छे से हो जाएंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ये डायग्राम भी देख लेना, ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर। ठीक है, आगे अब थायराइड वाला है, वो भी यहीं से ही करना है। थायराइड के लिए मैं यही कहूँगा, निंजा का लेक्चर लाजमी देख लेना, बहुत अच्छे से समझाता है। मैम बख्तावर भी इसको बहुत पसंद करती हैं थायराइड की, इसको और फिजियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर के अंदर लाजमी ये सवाल देते हैं, ये स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस के थायराइड हार्मोन के, यहाँ से लेके ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं यहाँ तक के, तो ये सारा का सारा के आगे उसकी स्टोरेज किस तरह होती है, रिलीज़ किस तरह होता है, और स्क्रीशन यहाँ तक, ये सारा का सारा आपके पास ना यही सारे के सारे स्टेप्स हैं। और निंजा ने भी ये इसी तरह 10 स्टेप्स के अंदर ना पूरा बताया। निंजा की वीडियो देख लोगे सब कुछ याद रहे। 2 वीडियोज़ हैं उसमें, तो पहली वाली इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली में वो सारे इफेक्ट्स आता है, वो इफेक्ट वहाँ से करने की जगह ना किताब से कर लो तो ज़्यादा सही रह जाता है। तो ये लाजमी सिंथेसिस कर देना। उसके बाद ये आपके पास ना T3 T4 का, इसको बस रीड कर लेना डिफरेंस को। फिर आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, ये भी बुक में बना हुआ है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। उसके बाद ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन, नॉन जीनोमिक फंक्शन है, ये भी याद होने चाहिए, ये भी पूछते हैं हमारे से। उसमें पूछा था सेंड अप में पूछा था नॉन जीनोमिक फंक्शंस। अफेक्ट ऑन ग्रोथ आपको आना चाहिए। बाकी ये थायराइड, ये भी सेंड अप का सवाल है कि थायराइड हार्मोन के मेटाबॉलिक फंक्शन, क्योंकि हमारे सेंड अप के अंदर एंडो की ज़्यादा वेटेज थी, तो इसलिए एंडो से बहुत सारे सवाल आए थे। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा एंडो का ये था, ये हमारा बायोकेम में भी पूछा हुआ था। तो थायराइड के मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये सारे के कार्ब मेटाबॉलिज्म पे, प्रोटीन पे, फैट पे क्या डिफरेंस होता है, इफेक्ट होता है, विटामिन पे क्या इफेक्ट है, कैलोरीजेनिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरह आपके पास ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड कम हो जाए तो उससे किस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है इसके थायराइड का सीवीएस पे क्या इफेक्ट है, ये सारा इफेक्ट है, ये सारा यहाँ तक आर्टियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वाइवा में पूछते होते हैं क्या इफेक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जीआईटी पे इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये ना गेनोंग में लिखा हुआ है, सही सही ये यहाँ पे नहीं, तो यानी यहाँ पे वही गेनोंग से लिखा हुआ है, गाइटन में इतना कोई खास नहीं लिखा हुआ था। मस्कुलर सिस्टम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइन मसल ट्रेमर वाली बात एमसीक्यू में आती होती है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ स्लीप पूछते होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ऑन स्लीप के थायराइड हार्मोन का स्लीप पे क्या इफेक्ट होता है। उसके अलावा अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर खैर इतना कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे सेक्सुअल फंक्शन से भी पूछ लेते होते हैं। फिर ये आपके पास ना थायराइड ना रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये अलग से है, इसको ना एक नज़र ये देख लेना इसकी इन प्रॉपर्टीज़ को। उसके अलावा आपके पास ये इफेक्ट ऑफ टीएसएच जो है ना, ये अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे इसके इफेक्ट हैं, जो सारी सिंथेसिस में स्टेप्स होते हैं ना, उन सारों को ये ना स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो इन शॉर्ट सारे स्टेप्स को स्टिमुलेट कर रहा होता है। ये इसका एक्सेस बना हुआ है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल थायराइड एक्सेस, तो ये आपको एक्सेस भी आना चाहिए। ये देखो ना, हाइपोथैलेमो एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस हो जाता है। आगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, वो आना चाहिए। इफेक्ट ऑफ कोल्ड, ये सारी इफेक्ट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह हो जाता है। एंटी थायराइड सब्सटेंसेस 3 होते हैं, थायोसाइनाइड, प्रोपाइल थायोरेसिल और तीसरा आयोडाइड। ये इन तीनों का पूछ लेते हैं, मैकेनिज्म सेम ही है तीनों का तकरीबन, इसी लेकिन ये अच्छे से करने हैं एंटी थायराइड सब्सटेंस भी। और ये तो एबनॉर्मलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं, आप हर पेपर खोलोगे उसमें हाइपोथायराइडिज्म ही आया हुआ होगा। तो इसकी कॉजेज पूछ लेते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। ग्रेव्स डिजीज जो है ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन यूनिवर्सिटी थायराइड एडिनोमा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म जो है ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ये सारे है ना, एक्सोफ्थेल्मोस की क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। और वो इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, इसके डायग्नोस्टिक्स है। एंडेमिक कोलाइड गोइटर क्या होता है ये पता हो। हाशिमोटोस थायराइडिज्म हमारे स्टैंड अप का सवाल है। फीचर्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म जो है ये आपको आने चाहिए। एमसीक्यूज में यही फीचर्स देते होते हैं और आपको उससे कंडीशन का बताना होता है। उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म में एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है ये पूछते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में माइक्सोएडिमा क्यों होता है उसकी रीज़न पूछते हैं। क्रेटिनिज्म इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्रेटिनिज्म की कॉजेज़ हैं। इसके अलावा ये इसके फीचर्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म का डिफरेंस आ जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ तक ये चैप्टर हो जाता है। और इसको मैंने वहाँ से भी देखा था, इसको थायराइड वाला सेम टू सेम वही सारी बातें हैं, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं। ये डायग्राम वही मैंने वहाँ बना ली थी, ये डायग्राम देख लेना। इसके अलावा इनकी हेडिंग्स देखते जाना, सेम कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये हेडिंग भी, ये डायग्राम भी वहाँ पे बनी हुई है। और इसके अलावा ये आगे भी ये सारी की सारी वही बातें हैं, तो इसलिए वहाँ नोट से कर लेना, बेस्ट हो जाएगा। एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन, अच्छा इसके लिए मैं लेक्चर जो होगा, एक तो चलो ये ना निंजा का लेक्चर हो जाता है ना, वो निंजा के तो आपने सारे लेक्चर देने हैं। इसके अलावा ना एयूटी लेक्चर्स के ऊपर ना सरसाकी का लेक्चर है एड्रीनल वाले पे, लाजमी ले लेना, बहुत अच्छा समझाते हैं सर। उसमें से फर्स्ट एड और बीआरएस सारा उससे भी पढ़ा देते हैं ये सर ना। ये बहुत कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया CAH होते हैं ये। पहले तो सर पूरा का पूरा के एड्रीनल हार्मोन्स बनते हैं किस तरह, ये सिंथेसिस के साथ ये सारा समझाते हैं। उसके बाद आपके पास ना यूँ ये सारा इसके अंदर ये 3 एंजाइम्स होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से जो जो इफेक्ट्स होते हैं ना, इसी तरह करके बना लेना। इसके अलावा एक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल, सर वाइवा में कॉर्टिसोल के इतने इफेक्ट्स पूछते हैं, बच्चों को आते नहीं होते। ये 4 मेजर सर ने बताए थे, ये तो लाजमी याद कर लेना। बाकी एल्डोस्टेरॉन के होते हैं, एल्डोस्टेरॉन एस्केप आपको आना चाहिए। तो ये पहले सरसाकी का लेक्चर ले लेना और AUT लेक्चर्स पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास ना ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ये सारी बातें जो हैं इनको रीड करते जाना, बस रीड रीड रीड। एल्डोस्टेरॉन वहाँ पे भी मैंने बताया था, रीनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट था ये आपको। ये हमारा प्रॉफ में MCQ था AME वाला, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए। इस हार्मोन की आपके पास डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे ये AME हो जाती है, हमारा प्रॉफ का MCQ था। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाए फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। यहाँ की जगह ना यहाँ पे करके मैंने फंक्शन फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा सही से करके लिखे हैं, तो इनको याद कर लेना। फिजियोलॉजिकल फंक्शन यहाँ पे भी सही है यहाँ पे, लेकिन थोड़े लिखे हुए हैं। वहाँ पे मैंने सारे इफेक्ट सारी जगहों पे जहाँ जहाँ इसका इफेक्ट होता है वो सारे लिख दिए थे। इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन इसके वो पीछे भी आता है, यहाँ से भी किया जा सकता है, ये वाला भी अच्छा ही है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पर ये होता है, तो इन जगहों पर एल्डोस्टेरॉन ने एक्ट करना होता है। एल्डोस्टेरॉन की एक्सेस हो जाए तो उसको आप हाइपर एल्डोस्टेरॉनिज्म, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरॉन या कौन सिंड्रोम कहते हैं। सर को बहुत पसंद है कौन सिंड्रोम, इसके अंदर क्या क्या होता है ये सर पूछते होते हैं। डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके पास ये क्या क्या हो रहा है ये हो जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो अब कॉर्टिसोल की बात आती है। कॉर्टिसोल के इफेक्ट्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट पे क्या इफेक्ट होता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है और फैट मेटाबॉलिज्म पे। इसके अलावा कॉर्टिसोल के बारे में ना ये POMC वाला कॉन्सेप्ट आपने गाइडेंस से करना है, वहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैं दिखा भी दूंगा। ये हमारा क्योंकि प्रॉफ के अंदर सवाल था।
बाकी रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिसोल ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये किताब में काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, यहाँ से देख लेना। इसी तरह वही एक्सेस बनाया हुआ है और उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट होता है, कौन से स्टेप को जाके ये इसने ना स्टिमुलेट करना होता है, उस वो वाला लिखा हुआ है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में एडिसन, ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। एड्रेनल इंसफिशिएंसी के नाम से भी आया था। एडिसन डिजीज की कॉजेज, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके फीचर्स भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। इसके अलावा पूछते होते हैं कि इसके अंदर पिगमेंटेशन क्यों होती है, ये हमारा प्रॉफ का सवाल था, तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा इधर से कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम का डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। इसके अलावा हमारे प्रॉफ में ये भी था कुशिंग सिंड्रोम के ना, ये इसके फीचर्स आपको आने चाहिए और इसके फीचर्स की रीजंस भी आनी चाहिए कि इसमें हाइपरटेंशन क्यों होती है ड्यू टू, ये मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है ये पता हो, हिर्सुटिज्म क्यों होती है, बफलो हम्प क्यों होता है, ये सारी बातें आपको पता हों इसके बारे में। इसके अलावा ये मैंने कॉन सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे भी बातें करके लिखी हुई हैं। ये हो जाता है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा ये पाइनियल ग्लैंड का ना, ये निंजा का लेक्चर देख लेना, अब बहुत अच्छा है और ये आपका ना स्लीप में बहुत काम आता है, तो यहीं पे कर लो तो अच्छा रह जाएगा। और एड्रीनल का ना, बाकी नॉर वो एड्रीनल कॉर्टेक्स तो किताब में अच्छी, क्योंकि एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन है ना, एड्रीनल मेडुला नहीं दिया हुआ, उसका भी निंजा का लेक्चर है, उसको देख लेना, बस वही काफ़ी है। तो ये चीज़ हो जाती है। और हाँ, कॉर्टिसोल एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसके ये सारे पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स इस तरह किताब में बहुत बड़ा करके लिखा हुआ है, ये याद कर लेना, रट लेना। ये फिर दोस्त में भी इस तरह, पास पेपर में भी इसी तरह ही है। बाकी ये दो बातें सर साकी ने जो एक्स्ट्रा बताई थी वो मैंने साथ लिखी थी, तो ये कर लेना लाजमी। ये चैप्टर बिल्कुल इसी तरह हो जाता है, उन नोट्स से कोई मसले वाली बात नहीं होती है। ये वही वाली डायग्राम है, स्ट्रक्चर कोई याद नहीं करना आपने, पूरा का पूरा कोई नहीं करना। बाकी इसके अलावा जो जो मैंने बातें बताई हैं वहाँ पे वही वही करनी है, डायग्राम वही वाली है, यहाँ से देखना चाहिए, यहाँ से देख लेना। फंक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वही इफेक्ट्स हैं सारे के सारे, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स मैंने बता दिए हैं एंड में। कॉर्टिसोल जो है वो किस तरह इनको रजिस्ट करे, तो ये देख लेना है, और ये सारा वहीं से देख लेना। रेगुलेशन भी मैंने बता दी है, ये वाली डायग्राम भी बनानी होती है, और यही सारी की सारी रेगुलेशन होती है। ये जो मैं कॉन्सेप्ट कह रहा था ना, वो ये वाला पढ़ लेना यहाँ से, ये हमारा प्रॉफ के अंदर ये पूछा गया था, तो ये वाला यहाँ से देख लेना, बस ये चीज़ यहाँ से देख लेना। एड्रीनल, इसकी एब्डोमिनलिटीज़, वही सारी की सारी, मेलानिन पिगमेंटेशन का वाला कॉन्सेप्ट देख लेना। और हाइपर एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, विजुअलाइजेशन सिंड्रोम कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से देख लेना। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म कॉन सिंड्रोम भी यहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी बस, और यहाँ अगला चैप्टर हम फिर अगली उससे करते हैं।